बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लेक्चर है आज का लेक्चर नंबर 17, इसका ताल्लुक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन रूल्स 2003 के साथ है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनबीएफसी और कंडीशंस ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस। ये मेजर टॉपिक है जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो रूल्स हमने अभी ऊपर रेफर किए हैं, ये रूल्स बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए, और जैसा कि यहाँ पे लिखा है इस्लामाबाद में ये बनाए गए April 1, 2003 में, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाय सेक्शन 282B ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 282B है, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से रेलेवेंट है, उसको एक्सरसाइज करते हुए फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो रूल्स बनाए हैं। जैसे कि हमने इसमें डिस्कस किया था सेक्शन 282B में कि फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स हैं कि वो रूल्स जो है वो फ्रेम कर सकती है। लिहाजा इन पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो रूल्स फ्रेम किए हैं। वो रूल्स क्या है? वो रूल्स हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन रूल्स 2003। इसका जो नेम होगा दैट वुड बी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन रूल्स 2003। और इसमें चंद एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। उन डेफिनेशंस में रूल 2 के मुताबिक जो है डेफिनेशंस एक है, सब रूल 3 में एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज। एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज मुराद ऐसे सर्विसेज हैं जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से मुतल्लिक हैं, उसको मैनेजमेंट करने से मुतल्लिक हैं, इसे हम एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज कहेंगे। जहाँ तक एसेट्स की बात है, इसकी डेफिनेशन में कौन कौन से कंटेंट्स आ जाते हैं, इसमें तमाम टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स शामिल हैं। यानी कोई भी एसेट, चाहे वो टेंजिबल है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, या जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, वो भी इसकी डेफिनेशन में फॉल करते हैं। इसमें शेयर्स शामिल हैं, यूनिट्स शामिल है, सर्टिफिकेट्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, डिपॉजिट्स हैं, राइट एंड बोनस शेयर्स हैं, कैश है, बैंक बैलेंसेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, डिविडेंड्स भी इसमें शामिल है, फ़ी, कमीशंस और तमाम जो रिसीवेबल अमाउंट होती है वो भी एसेट्स की डेफिनेशन में शामिल है। इसके अलावा जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं, लाइसेंस हैं, प्रिविलेजेस हैं, ये तमाम भी जो है ये एसेट की डेफिनेशन में बेसिकली शामिल हैं। इसके अलावा एसोसिएट कंपनीज की डेफिनेशन है, इससे मुराद कोई भी एसोसिएटेड कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, और जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में जिसको डिफाइन किया गया है वो एसोसिएटेड कंपनी कहलाएगी। ब्रोकरेज बिजनेस के यहाँ पे उसको डिफाइन किया गया है इस सब रूल में। ब्रोकरेज बिजनेस से जो है मुराद वो ये है जो कि ब्रोकर्स एंड एजेंट्स रजिस्ट्रेशन रूल्स 2001 की डेफिनेशन में फॉल करता है, और इसको जो है परफॉर्म करता है ब्रोकर। ब्रोकर जो बिजनेस करता है उसे हम ब्रोकरेज बिजनेस कहेंगे। कमीशन को डिफाइन किया गया है, कमीशन से मुराद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे इन रूल्स में जब भी हम वर्ड कमीशन यूज़ करेंगे तो कमीशन से मुराद होगी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की जहाँ तक बात है कि किस शक्ल में बिजनेस जो है वो एनबीएफसीज कर सकती हैं, जैसा कि फेडरल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, स्पेसिफाई करती है ऑफिशियल गेजेट में, वो बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने एनबीएफसी के जो रूल्स लॉज हैं उसमें भी हमने डिस्कस किया था, ये सेम वही बिजनेस है जो सेक्शन 282A कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में कहा गया। एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस कर सकती हैं एनबीएफसी, डिस्काउंटिंग सर्विसेज है, हाउस फाइनेंस सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की सर्विसेज है, लीजिंग है, इवन पेंशन फंड स्कीम्स जो हैं ये भी इसी में फॉल करती हैं। और प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड मैनेजमेंट जो है ये भी इसी में फॉल करेगा। और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज जो हैं ये भी एनबीएफसी के बिजनेस में फॉल कर सकते हैं। इसी तरह वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है एबीसी में फॉल करेगी। और फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी को जो डिफाइन किया गया वो ये कहा गया है कि ऐसे एनबीएफसी जिसको कमीशन की जानब से लाइसेंस किया गया है कि वो ऐसा बिजनेस परफॉर्म करे, मसलन एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज,
रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, पेंशन फंड, प्राइवेट इक्विटी और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, और इसके अलावा इनका जो कोई भी कॉम्बिनेशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशंस एक से ज़्यादा बिजनेस अगर मिला के किए जाएँ इनमें से, तो वो भी फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी कहलाएगी। और एनबीएफसी क्या है? एनबीएफसी जो है सेक्शन 282 ए ऑफ द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस से मुराद है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, उसमें जो डिफाइन किया गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को, उसे हम मुख्तसर तौर पे एनबीएफसी कहेंगे। नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बाद अगर जो हमारा टॉपिक है ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी एस्टेब्लिश करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा एलिजिबिलिटी का, वो हम डिस्कस कर जाएंगे। कोई भी प्रोमोटर्स या प्रपोज डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन जो है ये अप्लाई कर सकते हैं कमीशन को कि वो एनबीएफसी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। कमीशन को अप्लाई करने के बाद अगर कमीशन ये ऑब्जर्व करता है, देखता है कि इनको लाइसेंस इशू किया जाना चाहिए, तो कमीशन लाइसेंस इशू कर सकता है। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि जो एनबीएफसी के प्रोमोटर्स हैं, प्रपोज डायरेक्टर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव या चेयरमैन है, वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे, कंडीशंस फुलफिल करेंगे, इसके बाद अप्लाई कर देंगे कमीशन को, और कमीशन जो है इस हवाले से कोई डिसीजन कर सकता है एनबीएफसी के एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। रूल 4 जो है परमिशन टू फॉर्म एनबीएफसी है। यहाँ पे ये बात ज़हन में रहे कि रूल 4 जो है परमिशन से मुतल्लिक है। किन सूरतों में एनबीएफसी को बिजनेस फॉर्म करने की परमिशन मिल सकती है और कौन परमिशन देगा। सब रूल 1 जो है उसके मुताबिक कोई भी एनबीएफसी जो है उसके जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो एप्लीकेशन मूव करेंगे कमीशन को, और जो एप्लीकेशन मूव करेंगे उसका ऑलरेडी एक फॉर्मेट मौजूद है, और वो फॉर्म 1 जो है रूल्स के तहत फॉर्म 1, इस फॉर्मेट में वो एप्लीकेशन मूव करेंगे, और इस एप्लीकेशन के साथ वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। इसके अलावा जो रिसीट है नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी की रिसीट जो है वो भी साथ अटैच करेंगे, और एप्लीकेशन मूव करेंगे कमीशन को। और कमीशन जो है वो एनबीएफसी को परमिशन दे सकता है, उसको परमिट कर सकता है, और इन राइटिंग जो है वो परमिट करेगा। अगर कमीशन ने परमिट किया तो इन राइटिंग जो है वो परमिट करेगा किसी भी एनबीएफसी को कि वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकती है या वो एनबीएफसी एस्टैब्लिश कर सकती है। यहाँ पे हम डिस्कस करें कि एनबीएफसी को एस्टैब्लिश करने के लिए जो है हमें परमिशन लेना पड़ेगी कमीशन से, और कमीशन जो है वो इन राइटिंग परमिशन देगा अगर तमाम कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो जाती हैं उस प्रपोज्ड एनबीएफसी की जानिब से। और जो परमिशन ग्रांट की गई जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, ये परमिशन बेसिकली 6 मंथ्स तक वैलिड होगी। यानी परमिशन जो कमीशन ग्रांट करेगा 6 मंथ्स तक वैलिड होगी। अगर कोई इशू बनता है या परमिशन लेने के बावजूद कोई भी इदारा एनबीएफसी एस्टेब्लिश नहीं कर पाया, तो ज़रूरी है कि 6 मंथ्स के एक्सपायर होने से पहले, यानी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इनिशियल 6 मंथ्स, वो एप्लीकेशन मूव कर दे कमीशन को, और जो है वो टाइम मज़ीद ले सकता है। अब इस सूरत में लॉ ये कहता है कि रूल्स ये कहते हैं कि अगर टाइम किसी एनबीएफसी को चाहिए, तो एनबीएफसी को टाइम जो है वो कमीशन दे सकता है, ग्रांट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कमीशन टाइम ग्रांट करेगा दैट वुड बी फॉर 3 मंथ्स। तो कमीशन जो है वो 3 मंथ्स के लिए मज़ीद टाइम ग्रांट कर सकता है। तो उसके लिए फिर एप्लीकेशन मूव करना पड़ती है कमीशन को। रूल 5 है कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। अब यहाँ पे मैं दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ कि रूल 4 जो है ये इसमें कंडीशंस हमने डिस्कस की थी परमिशन की, कि किन सूरतों में जो कमीशन है वो परमिशन दे सकता है, परमिशन टू फॉर्म एनबीएफसी। लेकिन जो रूल 5 है वो डिफरेंट है, वो लाइसेंस से मुतल्लिक है। रूल 4 है परमिशन टू फॉर्म एनबीएफसी, कि एनबीएफसी को फॉर्म करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है कमीशन से। ये है पहला स्टेप। और जब परमिशन दे देगा कमीशन, इसके बाद रूल 5 के तहत जो है वो लाइसेंस कमीशन इशू करेगा। अब लाइसेंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, अब हमने लाइसेंस की एलिजिबिलिटी को जो है वो डिस्कस करना है।
तो एलिजिबिलिटी के लिए लॉ ये कहता है कि सेपरेटली जो है ये एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगी कमीशन को, और उसमें जो है एक सेपरेट एप्लीकेशन जो कमीशन को मूव करनी पड़ेगी, वो लाइसेंस के लिए स्पेसिफिकली जो है वो मूव करना पड़ेगी। और हमने देखा था कि जो परमिशन के लिए हम एप्लीकेशन मूव करते हैं, उसमें फॉर्म 1 हमने डिस्कस किया था कि फॉर्म 1 के मुताबिक जो है एप्लीकेशन मूव करेंगे। लेकिन लाइसेंस के लिए जो एप्लीकेशन हमने मूव करनी है, दैट वुड बी इन अकॉर्डेंस विद फॉर्म 2। तो इस फॉर्म 2 के साथ जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाएँगे। इसके अलावा नॉन रिफंडेबल जो प्रोसेसिंग फ़ी है, वो भी साथ अटैच की जाएगी। इसके अलावा जो है ये और कंडीशंस हैं जो कि फुलफ़िल करना ज़रूरी है। उनमें शामिल है कि कोई भी एनबी मैनेजमेंट एनबीएफसी जो है वो एलिजिबल नहीं होगी कि वो लेंडिंग एनबीएफसी से का बिज़नेस भी जो है वो करे। इसी तरह जो लेंडिंग एनबीएफसी है, वो फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी से मतलब जो बिज़नेस नहीं कर सकती, यानी इनके लिए सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ेंगे। हमने सेक्शन 282 ए में भी ये डिस्कस किया था कि एनबीएफसी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो बिज़नेस हैं, वो फॉर्म ऑफ बिज़नेस परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्लियर किया गया है कि इनके लिए आपको अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। कुछ बिज़नेसेस ऐसे हैं जिसमें एक से ज़्यादा के लिए आप एक ही लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन कुछ बिज़नेसेस ऐसे हैं जिसमें आपको सेपरेटली लाइसेंस जो है वो कमीशन से लेना पड़ेगा। अब जैसा कि लैंडिंग एनबीएफसी का लाइसेंस सेपरेट होगा और जो फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी इनका लाइसेंस जो है वो सेपरेट होगा। ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते बिज़नेस एट द सेम टाइम। इनका लाइसेंस जो है वो सेपरेट होगा, ये सेपरेट बिज़नेस हैं कहलाएँगे। सब रूल 3 जो है वो ये क्लियर करता है कि एनबीएफसी जो है ये लाइसेंस ग्रांट करेगा, लेकिन उसके लिए वो पहले एलिजिबिलिटी देखेगा जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है शेड्यूल 1 में। तो शेड्यूल 1 में जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, जब तक कोई भी एनबीएफसी उसको फुलफिल नहीं करती, कमीशन जो है उनको लाइसेंस ग्रांट नहीं कर सकता। रूल सब रूल 4 जो है ये क्लियर करता है कि जो एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, वो सिर्फ क्लोज्ड एंड फंड का बिज़नेस जो है वो परफ़ॉर्म कर सकेंगे। अलबत्ता जो इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिस सर्विसेज हैं, उनको ये सहूलत है कि वो लीज़िंग बिज़नेस भी कर सकें, हाउसिंग फाइनेंस बिज़नेस सर्विसेज भी कर सकें और डिस्काउंटिंग सर्विसेज भी कर सकें। यानी वो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के लाइसेंस के साथ लीज़िंग का भी कर सकते हैं, हाउस फाइनेंस सर्विसेज भी कर सकते हैं और डिस्काउंटिंग सर्विसेज जो हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और क्लियर होना ज़रूरी है, वो ये कि एनबीएफसी जो है उसको इसके लिए सेपरेट लाइसेंस जो है वो हासिल करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। हमने ऊपर जो लैंडिंग बिज़नेस का ये ज़िक्र किया था यहाँ पे, तो उसके लिए आपको सेपरेट लाइसेंस इश्यू करवाना पड़ेगा एनबीएफसी के लिए। जबकि ये जो इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस है, चाहे इनका ताल्लुक लीज़िंग के साथ है, हाउसिंग फाइनेंस के साथ है, डिस्काउंटिंग सर्विसेज़ के साथ है, तो एक ही लाइसेंस में ये तीनों बिज़नेस जो है ये परफ़ॉर्म किए जा सकते हैं। सब रूल 5 जो है वो ये कहता है कि जो भी लाइसेंस इश्यू किया जाएगा कमीशन की जानिब से, वो 6 मंथ्स के पीरियड के लिए वैलिड होगा। और अगर उसमें मज़ीद कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो रिफ़ंड उसके लिए अप्लाई करना है तो लाइसेंस को के लिए तो नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ीस सबमिट करवाना पड़ेगी। इसके बाद कमीशन में जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। यानी जैसे ही लाइसेंस इश्यू हो जाता है 6 मंथ्स तक उसकी वैलिडिटी है। विदिन 6 मंथ्स जो है एनबीएफसी जो है वो फिर एस्टेब्लिश करना पड़ेगी। सब रूल 6 जो है ये क्लियर करता है कि कमीशन जो है उसके पास इख्तियार है कि वो इंक्वायरीज़ कर सकता है। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो एनबीएफसी से रिसीव कर सकता है, चाहे उनके प्रोमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव या चेयरमैन हैं। इनके हवाले से सैटिस्फाई होगा बोर्ड, इसके हवाले से सैटिस्फाई होगा कमीशन कि क्या ये एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं फुलफ़िल कर रहे हैं। अगर तो ये लोग टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो कमीशन जो है इनको लाइसेंस ग्रांट कर देगा और कमीशन जो लाइसेंस ग्रांट करेगा वो फॉर्म 3 के मुताबिक होगा। तो कमीशन जो है इनकी एलिजिबिलिटी को ऑब्ज़र्व करते हुए इनको लाइसेंस जो है वो इश्यू करेगा और नॉर्मली ये क्राइटेरिया चेक करेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो शेड्यूल 1 में दिया गया है, क्या वो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कंपनी जो है ये ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनी का पार्ट नहीं होना चाहिए जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंस है। बस हम सपोज़ करते हैं एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, उसके पास ऑलरेडी लाइसेंस है। अगर उसी कंपनी की कोई मेंबर कंपनी अगर लाइसेंस के लिए वो अप्लाई करेगी, तो उसकी एप्लीकेशन को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि ग्रुप ऑफ कंपनी के पास ऑलरेडी जो है वो एनबीएफसी का लाइसेंस है,
तो लिहाज़ा उसकी जो मेंबर कंपनी है, उसको लाइसेंस हासिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और क्लॉज़ सी में ये कहा गया है कि जो मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट्स हैं, कमीशन लाइसेंस इश्यू करने से पहले उसको भी चेक करेगा कि क्या मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट्स कंपनी ने फुलफ़िल की हैं या नहीं। अगर नहीं फुलफ़िल की होंगी तो कमीशन जो है लाइसेंस ग्रांट नहीं करेगा, अगर की होंगी तो कमीशन जो है उनको लाइसेंस ग्रांट कर सकता है। नेक्स्ट है कि इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि कंपनी के लिए ज़रूरी है जो लाइसेंस हासिल करना चाहती है एनबीएफसी का, कि उसने 25% जो पेड अप कैपिटल शेयर्स हैं, वो अलॉट कर दिए हों अपने प्रोमोटर्स को। यानी एनबीएफसी जो प्रपोज्ड एनबीएफसी है, लाइसेंस हासिल करने से पहले ज़रूरी है कि वो इस कंडीशन को भी फुलफ़िल करे, यानी वो 25% जो पेड अप शेयर है कैपिटल, उसको जो है वो प्रोमोटर्स को अलॉट कर चुकी हो। और इसके अलावा ये शेयर्स बाकायदा रजिस्टर्ड हों सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में ये शेयर्स रजिस्टर होना ज़रूरी है। और जब तक कमीशन अप्रूवल नहीं देता और ये शेयर यहाँ पे रजिस्टर नहीं होते, तब तक जो है कमीशन लाइसेंस ग्रांट नहीं करेगा। अलबत्ता यहाँ पे फर्दर एक एग्ज़म्पशन है, एक ऑप्शन है, वो ये है कि जो 2% टोटल शेयर कैपिटल है, वो इसमें एग्ज़म्प्ट होगा। यानी हमने जिस शेयर कैपिटल का ज़िक्र किया 25% में से जो 2% है, वो उस हद तक एग्ज़म्प्ट है, बाकी नहीं एग्ज़म्प्ट। तो 2% तक जो है ये एग्ज़ाम्प्ट है, इसका मतलब है कि इसको छूट है, ये एक सहूलत दी गई है कि 2% तक जो है अगर शेयर उसमें नहीं भी आते तो कोई इश्यू नहीं है। इसी तरह क्लॉज़ एफ में जो है फर्दर कंडीशन एक बताई गई है वो ये कि अगर कंपनी जो है वो किसी भी शेयर होल्डर या डायरेक्टर जो हैं प्रमोटर्स जो हैं या मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं वो अगर शेयर को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उनको शेयर ट्रांसफ़र करने से पहले कमीशन की अप्रूवल लेना पड़ेगी। यानी कोई भी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, मेजर शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उस वक़्त तक शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक कि वो कमीशन से अप्रूवल ना ले लें। तो कमीशन के अप्रूवल के बगैर शेयर ट्रांसफ़र करना जो है, ये एक ऑफ़ेंस समझा जाएगा और ना ही वो किसी ऐसे एग्रीमेंट में शामिल हो सकते हैं सेल के। इसी तरह इसमें भी एग्ज़म्पशन है कि 2% तक अलबत्ता छूट है, 2% तक जो है वो एग्ज़म्पशन है, 2% तक वो जो है वो सेल कर सकते हैं, लेकिन 2% से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर 2% से ज़्यादा करने, तो कमीशन की जो है प्रायर अप्रूवल जो है वो लाज़मी होगी। इसी तरह क्लॉज़ जी जो है इसमें ये कहा गया है कि जो चीफ़ एग्ज़ीक्युटिव है, वो कंपनी का जो है उस वक़्त तक चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम नहीं कर सकता, जब तक कि वो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करता और उसमें कमीशन की अप्रूवल जो है, वो हासिल नहीं होती। तो चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करने से पहले उसके पावर्स एक्सरसाइज़ करने से पहले ज़रूरी है कि कमीशन की अप्रूवल ली जाए। तो इस अथॉरिटी को भी जो है कमीशन के अप्रूवल के बाद ही जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है। क्लॉज़ एच में जो ये कहा गया है कि कंपनी जो है किसी भी किस्म का चेंज मेमोरेंडम में नहीं करेगी उस वक़्त तक जब तक कि वो कमीशन से अप्रूवल नहीं ले लेती। यानी मेमोरेंडम में चेंजेस से पहले ज़रूरी है कि कमीशन से अप्रूवल ली जाए। कमीशन अगर अप्रूव करता है तो मेमोरेंडम में चेंज किया जाएगा, वरना मेमोरेंडम में आम तौर पे चेंज नहीं किया जा सकता। क्लॉज़ आई जो है ये इसमें क्लियर कर देगा कि कंपनी जो है तमाम कंडीशन जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो डायरेक्शंस हैं कमीशन की जानिब से उनको फुलफ़िल करना ज़रूरी होगा। इसी तरह कंपनी जो है ये एक एविडेंस फ़र्निश करेगी कमीशन को कि उसके जो रेलेवेंट पर्सन्स हैं, ऑथराइज़्ड पर्सन्स हैं, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, उनकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस है और जो प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस है वो इस तरह का है कि वो एनबीएफसी को प्रॉपर रन कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इन अकॉर्डेंस विद रूल्स, रेगुलेशंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द कमीशन। तो ये सैटिस्फाई करना ज़रूरी होगा। इसी तरह जो नई कंपनी एस्टेब्लिश हुई है, तो वो विद इन 90 डेज़ लाइसेंस ग्रांट करने के बाद जो है ये इस तरह का एविडेंस फर्निश करेगी। यानी जो एनबीएफसी बनी है विद इन 90 डेज़ वो ये एविडेंस देगी जो हमने ज़िक्र किया है कि जो उसके ऑथोराइज़्ड पर्सन्स हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन जो है और उनका जो प्रोफ़ेशनल एक्सपर्टीज़ है, उनका जो प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस है वो मैच करता है और इस तरह का है कि वो एनबीएफसी को जो है प्रॉपर रन कर सकते हैं इन इन अकॉर्डेंस विद लॉ।
क्लॉज़ के जो है इसमें ये कहा गया कि लाइसेंस जो है वो मल्टीपल फॉर्म ऑफ बिज़नेस के लिए भी दिया जा सकता है। लेकिन उसमें ये बात ज़रूरी है कि अगर मल्टीपल बिज़नेस करी एनबीएफसी, जैसे कि हमने ऊपर ज़िक्र किया था कि जो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस है वो हाउसिंग फाइनेंस भी कर सकते हैं, लीज़िंग का बिज़नेस भी कर सकते हैं और भी बिज़नेस कर सकते हैं। तो अगर हम सपोज़ करते हैं 3 बिज़नेस करी एक एनबीएफसी, तो लॉ ये कहता है कि हर ये जो 3 बिज़नेसेस हैं, उनके लिए उनको सेपरेट जो है वो हेड जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा। उनको जो सेपरेट ऑथराइज़्ड पर्सन जो है अपॉइंट करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे क्लियर किया कर दिया गया है, एट लीस्ट 1 पर्सन रिस्पांसिबल फॉर हेडिंग ईच लाइसेंस्ड फॉर्म ऑफ बिज़नेस। यानी जितने 3 बिज़नेस अगर हो रहे हैं, तो तीनों बिज़नेसेस के लिए तीनों जो है वो रिस्पांसिबल पर्सन जो है वो अपॉइंट करेंगे, जिनकी क्वालिफ़िकेशन, जिनका एक्सपीरियंस जो है वो होगा जिस जो कि प्रिस्क्राइब किया है कमीशन ने। इसी तरह नेक्स्ट ये कहा गया है कि जो कंपनी है इनकॉर्पोरेट होती है एज़ एनबीएफसी, तो वो कोई और एक्टिविटी परफ़ॉर्म नहीं कर सकती, सिर्फ़ वही एक्टिविटी परफ़ॉर्म करेगी जो लाइसेंस में बताई गई है। तो लाइसेंस्ड एक्टिविटी से हट के ना तो कोई बिज़नेस कर सकती है और ना ही वो कोई और एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी से मुराद है बिज़नेस एक्टिविटी जो है, कोई और परफ़ॉर्म नहीं कर सकती। और इसके लिए जो है कमीशन को बाकायदा तौर पे अंडरटेकिंग देना होगी। कमीशन को हल्फ़न बयान देना होगा कि कंपनी जो है, जो लाइसेंस दिया गया सिर्फ़ उसी के मुताबिक काम करेगी इन लेटर एंड स्पिरिट, और जो रिक्वायरमेंट्स ऑर्डिनेंस की हैं उसको फुलफ़िल करेगी और कोई ऐसा बिज़नेस नहीं करेगी जिसका लाइसेंस जो है उस इश्यू नहीं किया गया। हमने जो ऊपर कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस किए, इसके अलावा लॉ ये कहता है कि कमीशन मज़ीद जो है वो एडिशनल कंडीशंस भी इम्पोज़ कर सकता है, कमीशन के पास इख्तियार है। और अगर कंप्लायंस नहीं हो रही कंपनी की जानिब से, कंपनी इंस्ट्रक्शंस को कंप्लाई नहीं कर रही किसी वजह से, तो कमीशन अगर देखता है कि रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं, उस सूरत में कमीशन जो है वो टाइम एक्सटेंड कर सकता है। यानी कि कमीशन मज़ीद टाइम दे सकता है कि आप विदिन दैट प्रिस्क्राइब्ड टाइम अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल कर लें। और कमीशन जो है लाइसेंस इशू करने के साथ मज़ीद एडिशनल जो कंडीशंस हैं उनको भी इम्पोज़ कर सकता है। और लाइसेंस जो है, अगर जो टाइम पीरियड बताया गया था, अगर हम सपोज़ करते हैं कि टाइम पीरियड 3 इयर्स के लिए है, तो जैसे 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएँगे, लाइसेंस जो है वो कैंसल कंसीडर होगा। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि लाइसेंस शैल बी डीम्ड टू बी कैंसल्ड अनलेस द स्पेसिफाइड पीरियड इज़ एक्सटेंडेड बाय द कमीशन। यानी अगर लाइसेंस की ड्यूरेशन 3 इयर्स है, तो 3 इयर्स कंप्लीट होने के साथ ही लाइसेंस ऑटोमैटिकली कैंसल हो जाएगा। तो अलबत्ता अगर कमीशन टाइम एक्सटेंड कर देता है, तो टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, वरना जो है जो ड्यूरेशन लाइसेंस में दी गई, उस ड्यूरेशन के मुताबिक जो है लाइसेंस कैंसल हो जाएगा। आम तौर पे जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 3 इयर्स। तो 3 इयर्स के लिए एनबीएफसी को लाइसेंस इश्यू होता है। तो 3 इयर्स कंप्लीट होने से पहले, यानी 1 मंथ प्रायर टू द एक्सपायरी, तो ये ज़रूरी है कि फॉर्म 4 के मुताबिक जो है वो अप्लाई किया जाए कमीशन को, और कमीशन को जो है वो टाइम एक्सटेंड करने के लिए कहा जाए। यानी जो लाइसेंस कमीशन इशू करता है, उसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स होती है। 3 इयर्स के बाद लाइसेंस ऑटोमेटिकली एनबीएफसी का कैंसल हो जाएगा। अगर कोई इदारा ये चाहता है कि उसका लाइसेंस दोबारा रिन्यू किया किया जाए, तो उसको लाइसेंस का टाइम पीरियड ख़त्म होने से 1 माह पहले कमीशन में अप्लाई करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद फॉर्म 4, और वहाँ पे अप्लाई करके वो कहेगा कि उसको मज़ीद लाइसेंस जो है या मज़ीद ड्यूरेशन के लिए लाइसेंस ग्रांट किया जाए, और उसके बाद फिर मज़ीद ड्यूरेशन के लिए लाइसेंस जो है कमीशन ग्रांट कर सकता है। और कमीशन लाइसेंस ग्रांट करने से पहले ज़ाहिर बात है इंक्वायरी करेगा, और ऐसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो वो इम्पोर्टेंट समझता है, वो रिक्वायर करेगा, और उसके बाद जो है लाइसेंस को रिन्यू करेगा फॉर 3 इयर्स। और वो जो लाइसेंस इश्यू करेगा, रिन्यू करेगा जो लाइसेंस, वो फॉर्म 5 के मुताबिक होगा। यहाँ पे आप देखें कि फॉर्म्स डिफरेंट हैं, यानी जब लाइसेंस इश्यू होता है पहली मर्तबा वो फॉर्म कोई और है, लेकिन जब रीन्यू होता है उसके लिए जो फॉर्म है दैट वुड बी फॉर्म 5। और जब लाइसेंस रीन्यू हो जाता है, तो जो लाइसेंस एग्जिस्टिंग था, जो लाइसेंस ऑलरेडी मौजूद था, वो लाइसेंस फिर वैलिड समझा जाएगा, और मजीद 3 इयर्स के लिए या मजीद टाइम पीरियड जिस टाइम के लिए रीन्यू किया गया है कमीशन की जानिब से, तब तक जो है वो लाइसेंस जो है वो समझा जाएगा कि वैलिड है। बस शर्त ये कि कंपनी उसमें फ़ेल ना हो किसी हवाले से,
कि वो कंडीशन को फुलफ़िल करने के हवाले से नाकाम ना हो या कोई रिक्वायरमेंट फुलफ़िल ना कर रही हो, उस सूरत में लाइसेंस जो है वो जो है कैंसल समझा जाएगा। अदरवाइज़ लाइसेंस जो है वो वैलिड समझा जाएगा जब वो रिन्यू हो जाता है। इसमें फर्दर एक और कंडीशन ऐड की गई है, वो कंडीशन ये है, इफ द कंपनी पे फेल्स काम नहीं किया, क्लास हो रही है ना। इफ द कंपनी फेल्स टू अप्लाई विदिन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, उस सूरत में ज़रूरी है कि वो अपना जो उस रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफ़िल करे और कमीशन जो है उस लाइसेंस को रिन्यू कर देगा। वरना अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं करती, अब लाइसेंस रिन्यू हो चुका है, लेकिन वो विदिन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड वो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करती, अगर वो नहीं तो फुलफ़िल ये अब मुझे ओके, तो मुझे बाद में लाइसेंस बता देना, आप लौटूंगा। लाइसेंस जो है वो कैंसल समझा जाएगा। और इसी तरह लास्ट जो है क्लॉ सबसेक्शन सब रूल 10, उसमें ये कहा गया कि कंडी जो कमीशन है, वो कोई भी कंडीशन इम्पोज़ कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए। लिहाज़ा इस हवाले से कमीशन के पास जो हैं, वो लामहदूद इख्तियारात हैं और कमीशन जो है पब्लिक इंटरेस्ट को भी जो है वो मद्देनज़र रखेगा। तो इसके साथ स्टूडेंट्स ये वाला लेक्चर जो है ये आपका कंप्लीट हो जाता है।